अगर हम बात करें तो 1934 से अब तक जो इकोनॉमिक प्लानिंग में ठीक हुआ क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन हुए उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट आता है 1934। 1934 में एम विश्वेश्वरैया थे और एम विश्वेश्वरैया ने एक अपनी पुस्तक लिखी। विश्वेश्वरैया थे, इन्होंने ये इंजीनियर थे और इन्होंने पुस्तक लिखी जो इकोनॉमिक प्लानिंग पर थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इकोनॉमी फॉर इंडिया इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी और सबसे पहले आपके प्लानिंग के विषय में उल्लेख हमको यही से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जब हमको प्लानिंग के विषय में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया की बुक 1934 में आई और यहीं पर इकोनॉमिक प्लानिंग के विषय में हमको काफी ब्रीफिंग प्राप्त हो जाती है कि ये हमारे लिए काफी अच्छा काल रहा। ठीक है, प्रारंभिक रूप में योजना की शुरुआत 1938 में की गई। जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की स्टार्टिंग हुई थी वो 1938 में नेता सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो हमको जो क्रमबद्ध आपका इसका डेटा प्राप्त होता है वो 1938 से मिलता है, लेकिन एम विश्वेश्वरैया ने, क्योंकि राजनीतिक और इंजीनियर थे, राजनीतिक इंजीनियर थे, तो इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इसका उल्लेख किया था। जब हम 1938 की बात आगे बढ़ाते हैं, 1938 की बात को हम आगे बढ़ाते हैं, तो 1938 में क्या था, आपका राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इन्होंने कांग्रेस योजना के नाम से इसे स्वीकार किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति जब हुई तो इसमें कांग्रेस योजना के नाम से इसे पहली बार स्वीकार किया गया। कांग्रेस योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू को वास्तव में नियोजित आर्थिक विकास का सूत्रधार कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस की एक आयोजन समिति ने इसे कांग्रेस योजना के नाम से भी पुकारा। जब हम 1941 की बात करते हैं तो 1941 में प्रोफेसर रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। प्रोफेसर रामास्वामी मुदलियार 1941 में इसके प्लानिंग के संदर्भ में और आगे एक प्रकार से हमारे पास आयोग के गठन करने की बात यहाँ पर कही गई कि एक प्रकार का आयोग हो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का खाता अपने पास रखे, यानी क्या हमको टाइम वाइज हमको क्या डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाना है, उसको आयोग के गठन के बाद यहाँ पर। जब हम बात करते हैं अब 1944, तो 1944 जो था ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बंबई के आठ उद्योगपतियों ने अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया तैयार किया गया और जिसे बॉम्बे प्लान का नाम से जाना जाता, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता। ये आपकी डेट 1944 की बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है और अधिकतर स्टूडेंट्स जो गलती करके आए हैं, अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया किसने बुक लिखी थी, ये बॉम्बे प्लान के अंतर्गत बुक लिखी गई थी और कुछ लोग एम विश्वेश्वरैया की बुक के नाम से भी इसको टिक कर देते हैं, जहां पर आपकी गड़बड़ी हो जाती है। तो एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और 8 उद्योगपतियों ने अ प्लान, देखिए अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, देखिए थोड़ा सा बुक का नाम में अंतर है और यहीं पर एक गड़बड़ी हमारे द्वारा हो जाती है,
गड़बड़ी करते हैं, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जहां पर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या गड़बड़ी कर देते हैं कि हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि ये एम विश्वेश्वरैया द्वारा बुक लिखी गई है और ये क्वाइट कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, दोनों बुक का नाम आप प्रॉपरली लर्न कर लीजिएगा। अब प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बॉम्बे प्लान के अंतर्गत 8 उद्योगपतियों द्वारा एक क्या होता आयोजित या एक प्रकार से निर्मित खाका है, जो एक बुक्स के फॉर्म पे आ गया था। और प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने इसे लिखा था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास इसी में, ठीक है, इसी में आधारभूत उद्योगों में बल देने के लिए 1944 में ही जो आपके बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जो आपके फंडामेंटल इंडस्ट्रीज थी, उस पर बल देने के लिए हमारे पास लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसे आप इसके अंतर्गत जो आपके जे.आर.डी. टाटा और इसके आपके दामोदर बिरला, ठीक उसका बड़ा नाम पॉपुलर था बिरला, टाटा बिरला मफतलाल, ठीक है, टाटा बिरला मफतलाल थे। इन्होंने टाटा बिरला प्लान भी चालू की इसी योजना काल में। टाटा बिरला प्लान, टाटा बिरला प्लान के नाम से जाना जाता है। इसी कार्यकाल में अर्थव्यवस्था में बेसिक यानी आधारभूत संरचना का निर्माण के लिए, आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए इन्होंने टाटा बिरला प्लान चालू किया, जो आपका टाटा और बिरला द्वारा प्रायोजित था। और इसके बाद इसी कार्यकाल में 1944 में आपका एक पॉपुलर नाम मिलता है श्रीमन नारायण द्वारा तैयार, श्रीमन नारायण द्वारा तैयार, श्रीमन नारायण द्वारा तैयार गांधी योजना। आपने इसका नाम सुना होगा। तो गांधी योजना किसने डेवलप किया? श्रीमन नारायण ने 1944 में तैयार किया था। तो इसे गांधीयन प्लान के नाम से, गांधीयन प्लान के नाम से जाना जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है एग्जाम में। तो आप देखिए 1944 का कार्यकाल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1944 में आपने देखा कि बम्बई के 8 पूंजीपतियों ने बॉम्बे प्लान के अंतर्गत अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नाम की एक बुक जो आई हमारे समाज की आधारभूत संरचना को डेवलपमेंट करने के लिए टाटा और बिरला ने टाटा बिरला प्लान को एक्सेप्ट किया। और इसमें लगभग 10 करोड़ आपका 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के द्वारा आधारभूत संरचना के विकास की बात कही गई। और 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा तैयार किया गया गांधीयन प्लान भी आपके सामने आया। ठीक है, और 1944 में एक और आपके पास प्लान आया 1944 में, और वो 1944 में प्लान आया, ठीक है, जिसे आयोजन आपका एक लेखक थे, बॉम्बे प्लान के एक लेखक थे आदेशित दलाल, आदेशित दलाल, आदेशित दलाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना हुई। आयोजन एवं विकास विभाग, ठीक है, आयोजन एवं विकास विभाग का इसके अंतर्गत गठन किया गया, ये भी 1944 में। तो इस प्रकार 1944 आपके लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट डेट के मामले में, फैक्ट के मामले में हो जाता है। जब हम बात आगे करते हैं 1944 से 46 की बात करते हैं, तो ब्रिटिश राज ने औपचारिक रूप से योजना बोर्ड की स्थापना की, क्योंकि उस समय हमारा देश का स्वतंत्र अभी नहीं हुआ था। तो योजना बोर्ड का यहाँ पर एक औपचारिक रूप से गठन की बात कही गई। तो यहाँ पर पहली बार हमको मिलता है। और 1945 में एम एन राय द्वारा तैयार पीपुल्स प्लान इन्होंने तैयार किया।
कौन, एम.एन. राय ने पीपुल्स प्लान तैयार किया गया। और इसके बाद 1946 को नियोगी समिति आई, आपकी नियोगी समिति आई, और नियोगी समिति ने संस्कृति की संपूर्ण भारत के लिए आर्थिक निर्माण के लिए एक सुगठित संगठन की स्थापना की जाए, जिसे योजना आयोग कहा जाएगा। योजना आयोग कहा जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट यहीं पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी क्या कि भारत में किस समिति ने योजना आयोग की सिफारिश की, तो आपकी बात हो जाएगी नियोगी समिति ने 1946 में योजना आयोग के विषय में रिकमेंडेशन किया, और इन्होंने ही क्या हुआ, योजना आयोग के विषय में अपने कमेटी के माध्यम से कहा। ठीक है, 1946 में ही केसी नियोगी के अध्यक्षता में सलाहकारी योजना परिषद की स्थापना, सलाहकारी योजना परिषद गठित करने की बात कही गई। तो योजना आयोग और आपका योजना परिषद दोनों को केसी नियोगी कमेटी ने ही बात कही कि इनकी स्थापना होनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली हो। 1948 में जब हम 1948 की बात करते हैं तो 1948 में योजना आयोग समिति ठीक है, योजना आयोग समिति जो आपका इनकी रिपोर्ट प्रकाशित, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि समस्त मूल उद्योग जो हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज है, फंडामेंटल इंडस्ट्रीज है, मूल उद्योग, ठीक है, आपका क्या था, कोयला उद्योग आपका हो सकता है, परिवहन हो सकता है, मूल उद्योग जैसे आपके खनिज जितने हैं, रेल है, जलमार्ग है तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योग है, इस पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, अर्थात इसमें देश का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर इन पर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो योजना आयोग समिति ने रिकमेंडेशन किया कि भारत के जितने मूल उद्योग है वो वास्तव में उन पर ना तो हम एफडीआई करेंगे, आमंत्रित करेंगे, और ना ही हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इसमें आमंत्रित करेंगे। ये पूरी तरह से राज्य सरकार का मतलब होता है, पूरा राज्य मतलब देश जो होता है उस पर वो कब्जा देश का रहेगा, अर्थात जो आपकी केंद्रीय समिति होगी, केंद्रीय समिति उसमें इन्वेस्टमेंट का कार्य करेगी, अन्य का कोई इस पर कब्जा नहीं होगा। 1950 का आप स्वतंत्र भारत के बाद की कहानी हो गई। तो देखो 1948 में योजना आयोग समिति ने अपना उद्देश्य यहाँ पर जाहिर किया कि जो हमारे मूल उद्योग है उन मूल उद्योगों पर कब्जा जो होगा वो राज्य का रहेगा, अन्य सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि वास्तव में ब्रिटिश काल में केवल व्यापार के संदर्भ में छोड़ दी थी और हमको वास्तव में परतंत्रता झेलनी पड़ेगी। इसलिए भारत ने अपना जो डेवलपमेंट खाका तैयार किया उसमें उन्होंने साथ साथ कहा कि हमारी जो कोर इंडस्ट्री है, जो मुख्य इंडस्ट्री है, उस पर हम ना तो प्राइवेट को आने देंगे और ना ही विदेशी निवेशक को आने देंगे, उसको हम अपने कब्जे में रखेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें आ जाएगा तो वास्तव में लाभ के लिए काम करेगा, और अगर वो लाभ के लिए काम किया तो देश का विकास का जो रास्ता होगा वो कठिन हो जाएगा। इसलिए योजना आयोग समिति ने कहा कि मूल उद्योग ही अन्य उद्योगों को जन्म देता है। ठीक है, अगर रेलवे या ये खनिज आपके पास रहेंगे तो अगर इनको आप अपने पास रखेंगे तो इनकी प्राइसिंग कंट्रोल में रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। तो इस तरह 1948 में जो ये रिकमेंडेशन किया गया था, जो आपके प्लानिंग कमीशन के जो सब कमेटी थी उन्होंने ये जब रिकमेंडेशन किया तो ये बात सामने आई। 1950 में सर्वोदय प्लान चालू किया गया, सर्वोदय प्लान। ठीक है, सर्वोदय प्लान चालू किया गया, जिसे स्टार्ट करने का श्रेय जाता है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो सर्वोदय प्लान चालू किया गया और इससे जयप्रकाश नारायण जी ने क्या किया, प्रारंभ किया, और 15
15 मार्च 1950 को, डेट आपको याद आ रही होगी, 15 मार्च 1950 को आपके यहाँ योजना आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को हो गया। तो देखिए 1948 में योजना आयोग समिति तो बन गई थी, लेकिन योजना आयोग का गठन तब तक नहीं हो पाया था। तो ये 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन हो गया, तो ये योजना आयोग क्या हुआ, ये बहुत अधिक ये देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुख्य रूप से खाका तैयार करेगा। देश में कितने संसाधन है उसके अनुरूप अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन क्या हो जाएगी, प्लानिंग की जाएगी और आर्थिक विकास की दशा तथा दिशा निर्धारित करने के लिए प्लानिंग कमीशन का यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हो गया। इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे, फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। 1951 में जुलाई प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा आई। ठीक है, वैसे चालू तो 1 अप्रैल से हो गई थी, लेकिन जो क्योंकि उस समय पहले थी और हमारे पास प्रॉपर कमेटी बन तो गई थी, लेकिन हमको इस प्रॉपर काम करना था, इसलिए 1951 में जुलाई में जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसकी रूपरेखा प्रथम पंचवर्षीय की रूपरेखा हमारे सामने आई। ठीक है, 1951। चलिए 1952 की हम बात करते हैं, 1952 की बात करते हैं। तो 1952 में 6 अगस्त 1952 को, आपको डेट याद आ रही होगी, हमारे देश में क्या हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। तो जो हमारे पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, वो योजना आयोग के बाद आई और वास्तव में योजना आयोग की ही एक हेल्पिंग बॉडी थी, जो क्या करती थी, उसको सलाह देती थी। तो इसके विषय में आगे हम और अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, 1951 से लेकर के 1956 तक आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर लागू किया गया। ठीक है, आपकी 1956 से दूसरी हमारे पास योजना चालू की गई, 1956 में जब समाप्त हो गई पहली, और दूसरी जब चालू की गई 1956 से 61, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ से प्रारंभ की गई। सेकंड 5 ईयर प्लान यहाँ पर लागू हो गया। और आपका 1961 से लेकर के 1960 कितना 1966 तक आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना हमको प्राप्त। ठीक है, और 1966 आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कल आपके कई प्रश्न थे यहाँ से, 1966 से लेकर के 1969 तक वार्षिक योजना चालू की गई। ठीक है, परंतु पंचवर्षीय योजना नहीं थी। पंचवर्षीय योजना नहीं थी, 5 ईयर प्लान नहीं था, एनुअल प्लान आपके चालू किए गए। और इसको इस काल में हम लोग योजना का अवकाश काल भी कहा जाता है। योजना अवकाश का काल कहा जाता है 1966 से 1969 तक। ठीक है, इसको और अभी हम डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स पहले एक साथ रख लेते हैं ताकि आपको होमवर्क एक अच्छा मिल जाए। 19 आपकी बात करते हैं 1969 से 74 की हम बात करते हैं। तो 1969 से 74 आपका चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू की गई। ठीक है, आपका फोर्थ, और 1974 से लेकर के
आपके पास 79 जो था, पांचवी योजना लागू की गई, पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ठीक है, लेकिन जनता पार्टी सरकार ने योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया था, पर बाद में 1978 और 79 में चालू कर दिया था, जिसे पांचवी का ही भाग मानते। ठीक है, तो देखिए आपको चौथे साल जो फोर्थ ईयर था उसमें ये 5 ईयर प्लान समाप्त हो गई थी, लेकिन बाद में इसे रीस्टार्ट कर दिया गया और रीस्टार्ट करने के बाद 1978 से 79 तक ये चली। ठीक है, लोग इसको कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफाइन करते हैं, बट ये पांचवी का ही पार्ट माना गया था, इस पर से उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसे पांचवी का ही भाग आप मानते हो, अलग से इसका पार्ट नहीं बनाया गया। ठीक है, आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो 19 आपके पास 78 से लेकर के 83 तक आपकी जो 5 ईयर प्लान चला, उसका नाम था छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, और ये 5 ईयर प्लान जनता पार्टी द्वारा तैयार किया गया था, और 1980 में श्रीमती गांधी के आने पर नई छठी योजना लागू की गई। ठीक है, तो ये आपके पास छठी पंचवर्षीय योजना हो गई। और 1979 से लेकर के 89 तक, 79 से लेकर के छठी योजना के दौरान योजना अवकाश भी रहे बीच बीच में। ठीक है, और इसको हम और डिफाइन करेंगे आगे चल करके, जो ये आपका डेटा आ रहा है। और 1980 से लेकर के 1985 जो आपका ये कार्यकाल आता है, ये छठी योजना थी जो इंदिरा गांधी सरकार ने तैयार किया था। और 1980 आपके पास 1985 से लेकर के 90 तक आपके पास 7वीं योजना हमको प्राप्त हुई। तो ये आपके पास छठी योजना थी। आपके पास 1990 से 92। अब देखिए यहां से इकोनॉमी मूव कर, ठीक है, पर 1980 तक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। 1980 के बाद ऐसा लगने लगा कि भारत में संसाधन की कमी। ठीक है, भारत के पास उतने अधिक संसाधन नहीं है जितने अधिक संसाधन होने चाहिए, और प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि मूल उद्योगों को वास्तव में जो हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज है, जो फंडामेंटल इंडस्ट्रीज है, उसको गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए था। लेकिन भारत में इतना अधिक रिसोर्स भी तो हो, धन भी तो हो, ताकि इन सेक्टर को चालू किया जाए। तो सरकार ने ये कॉन्सेप्ट अपनाया कि अन्य क्षेत्रों में प्राइवेट पूंजी को लाया जाए, अन्य क्षेत्रों में प्राइवेट पूंजी को लाया जाए, और वहां से गवर्नमेंट अपनी पूंजी को निकाल दे। गवर्नमेंट किन सेक्टर्स में लाभ ज्यादा हो रहा है, ऑटोमेटिक आप जानते हैं लाभ किसमें ज्यादा होगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर की पूंजी आने के लिए साफ स्वीकार कर लेगी कि मैं इस पे काम करूंगी। लेकिन जिन सेक्टर में प्राइवेट पूंजी आने के लिए तैयार नहीं थी, गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की पूंजी को लाया जाए, जहां पर प्राइवेट वाले सेक्टर है, और जिन सेक्टर में प्राइवेट पूंजी नहीं आती उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को लाया जाए। तो 1980 के दशक में हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा डर समाप्त हुआ, और हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए एंट्री के रास्ते खोले, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में एक अच्छा पहल माना जाता है। 1991 में जब भारत के पास इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार रह गया, तो भारत ने कहा कि हमको नई स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, और भारत ने एलपीजी स्ट्रेटजी को अपनाया। आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी पॉलिसी, बल्कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जहां पर अपनाया गया, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण के कॉन्सेप्ट हमको एक्सेप्ट करने पड़े। और इस समय मनमोहन जी जो थे वो वास्तव में वित्त मंत्रालय में बैठे थे, और ये इकोनॉमी के लिए सबसे मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन काल हुआ, सबसे अच्छा उदार काल हुआ, जिसके अंतर्गत हमारा जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो बदल गया। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, विदेशी पूंजी से डर नहीं लगने लगा,
बल्कि विदेशी पूंजी को हम लोगों ने स्वीकार किया और हमने क्या किया, 49% का जहां पर हम लोग एफडीआई देते थे, जहां पर हमने 49% को एक्सेप्टेंस दिए थे, अब हम लोगों ने एक कर दिया 51%। ठीक, अब आपके मन में प्रश्न होता कि सर आखिर 49% ही विदेशी पूंजी क्यों लाई जाए, 49% ही पूंजी को क्यों परमिशन उसके पहले दिया गया, बाद में 2% तो बढ़ा। आपने कह दिया कि ये उदार काल था, ये ग्लोबलाइजेशन का इरा था। तो आपको मैं बता दूं कि मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट, ये मान लीजिए प्रोजेक्ट है और हम सब मिलकर के इस पर पूंजी लगाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें अगर 49% की पूंजी लगी और 51% की पूंजी लगी, तो किसका सबसे ज्यादा इसमें रोल है, 51% वाली पूंजी का। तो वास्तव में बोर्ड ऑफ मेंबर का हेड कौन होगा, वो होगा आपका 51% की पूंजी वाला। तो विदेशी पूंजी को हमने क्या किया, फॉरेन कैपिटल को हमने 49% की अनुमति दी, ताकि कोई भारतीय उसका उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हेड बना रहे, ताकि विदेशियों के अधीन हमारी कंपनी ना जाने पाए। और इस बार आप 1991-92 में मुंह टूटा, क्योंकि विदेशी लोग कह रहे थे कि हम 49% पूंजी लगाने के बाद भी हमको मैनेजमेंट का पावर नहीं दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो निराश हो गए और इस निराशा के कारण विदेशी पूंजी हमारे कंपनियों में नहीं आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनियों में नहीं आ रहा था, जिससे एक प्रकार का माहौल गड़बड़ होता नजर आ रहा था और भारत को बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी। कब, 1990 के दशक में बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता थी। इकोनॉमी, हमारे पास बहुत बड़ी इकोनॉमी थी और इसको डेवलपमेंट करने के लिए आवश्यक थी। हमने विदेशी पूंजी तो आमंत्रित किया, लेकिन विदेशी पूंजी इस कारण से आने से मना कर दी कि 49% निवेश के परिणाम स्वरूप भी हमको मैनेजमेंट पावर नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस निराशा के परिवेश में एफडीआई कम होती चली गई। अतः सरकार ने 1991 में इकोनॉमी में एलपीजी पॉलिसी अपनाई और इस एलपीजी पॉलिसी को अपनाने के परिणाम स्वरूप भारत में क्या हुआ, एक रोल बदला गया कि अब विदेशी पूंजी जो 49% थी, अब 51% भी आ सकती है। अर्थात ये 51% मात्र, देखिए 2% आप पूंजी बढ़ी, अर्थात आप मैनेजमेंट का भी पावर ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स में बात की गई कि सिलेक्टेड सेक्टर्स में आप आ सकते हो, जिसमें आप 51% पूंजी लगा सकते हो। तो इसके परिणाम स्वरूप देखिए एक माहौल चेंज हो गया। माहौल क्या चेंज हुआ कि जब विदेशियों को लगने लगा कि अब मैं 51% पूंजी लगा करके मैनेजमेंट पावर मेरे पास हो सकती है, तो इस मैनेजमेंट पावर के अंतर्गत हम अपने तरीके से, मेरा जो आपका खुद का एक बेस्ट तरीका होता है, उस बेस्ट तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो इस बेस्ट तरीके से जब काम करने की छूट मिली भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी बहुत तेजी से वृद्धि की। क्यों, क्योंकि मात्र देखिए 2% का शेयर था, 49% और 51%। 49% में मालिकाना हक नहीं था, एक प्रकार से आपको डिसीजन मेकिंग का हक नहीं था, लेकिन ये 2% की पूंजी का क्या हुआ, परमिशन खोलने के परिणाम स्वरूप एफडीआई भारत में तेजी से बढ़ी और विदेशी लोग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में अपनी पूंजी लेकर के भारत में आते थे और भारत में आने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर निवेश करते थे। ठीक है, और ये विदेशी पूंजी किसमें होती थी, डॉलर में। ये विदेशी पूंजी किसमें होती थी, पौंड में। तो जिससे भारतीय मुद्रा भंडार की तेजी से बढ़ा, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ा, क्या, मुद्रा भंडार। और आपको मैंने थ्योरी बताई कि एक्सचेंज रेट की, कि जब आपके देश में विदेशी मुद्रा की सप्लाई अधिक होती है तो एक्सचेंज रेट डाउन हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने थ्योरी बताई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर गया और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्पीड थोड़ी सी बूस्टअप हो गई, स्पीड थोड़ी सी बढ़ी। और इसी के साथ साथ हमने कंप्यूटर का एज प्रवेश हुआ, यहीं पर कंप्यूटर का एज हुआ। कंप्यूटर का मान के चलिए इंटरनेट, ठीक है, कंप्यूटर तो आ गया था आपका 1950-80 के दशक में आ गए थे, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग पहली बार बढ़ा और हमारे सेंसेक्स मार्केट, आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, शेयर मार्केट तेजी से ऑपरेट होने लगे। पहले भी चलते थे, लेकिन लोग विदेश में बैठ करके अपनी पूंजी नहीं लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमारा इतना अधिक शेयर मार्केट डेवलप नहीं था। तो इसी कार्यकाल में इंटरनेट एक्टिविटी
तो दो प्रकार से हमारे पास भारत में पूंजी दिखाई पड़ी। कौन सी? एक एफडीआई के नाम से एक पूंजी दिखाई पड़ी, जिसमें डायरेक्ट पूंजीपति आता है अपनी पूंजी को लेकर के भारत में कंपनी स्टेब्लिश कर रहा है। और दूसरी हमारे विदेशी पूंजी दिखाई पड़ती है, कौन सी? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब शेयर मार्केट के माध्यम से हमारे बाजार में पूंजी, विदेशी पूंजी लगाई गई, तो उसे हम एफआईआई की नाम की पूंजी को कहते हैं। तो इस प्रकार से दो हमारे पास विदेशी पूंजी, हमारे पास फॉरेन कैपिटल आई, दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष कहा जाता है और एक ये प्रत्यक्ष आपकी एफडीआई जो होती है, ये पूंजी प्रत्यक्ष हो गई। और दूसरी पूंजी हमारे पास क्या हो गई? आपकी इनडायरेक्ट हो गई, अप्रत्यक्ष हो गई, लेकिन ये शेयर मार्केट के माध्यम से हमारे बाजार में लग रही थी, जिससे इकोनॉमिक की जो स्पीड थी, इकोनॉमिक जो गति थी, वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ गई। अब भारत में माहौल बदल चुका है और बैंकिंग सेक्टर में 1924 में सुधार किया गया। और इसके अलावा आपको मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब पढ़ाऊंगा तो फेरा और फेमा, दो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। फेरा और फेमा, फेरा को कन्वर्ट करके फेमा में कर दिया गया ताकि विदेशी पूंजी को आने में कोई समस्या न होने पाए। तो इस प्रकार हमारे देश में जो मैंने ये बताया कि 1990 से 92 का जो ईरा था, ये वास्तव में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एज था। और इस एज में हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बदले। अब हमको जो फॉरेन कैपिटल से डर लग रहा था, क्योंकि विदेशी एक बार एक ब्रिटिश आया और उसने क्या किया, मसालों के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया और वो हमारे देश में सत्ता अपने कब्जे में ले गई। तो इसलिए विदेशी पूंजी को बड़ा डर लगता था और ये डर 1990 में हम लोगों का समाप्त हुआ और विदेशी पूंजी को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। और ये फॉरेन कैपिटल जब हमारी इकोनॉमी में आई, तो वास्तव में इकोनॉमी में अब गवर्नमेंट का रोल तो बढ़ गया, लेकिन गवर्नमेंट का जो पूंजीगत रोल था वो वास्तव में थोड़ा सा कम हुआ। अब गवर्नमेंट उन सेक्टर में अपनी पूंजी निकाल करके लगाने लगी जिन सेक्टर्स में न तो विदेशी पूंजी आना चाह रहे थे, न तो प्राइवेट आना चाह रहे थे। जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल आपका एक ऐसा सेक्टर था, ठीक है, जहां पर क्या होता, पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। एजुकेशन में अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं तो बहुत हाई फीस रखते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने इन सेक्टर्स को डेवलपमेंट किया, हॉस्पिटलाइजेशन को इन्होंने हॉस्पिटल्स को डेवलप किए। तो जिन सेक्टर्स में विदेशी पूंजी नहीं आ रही थी या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, वो सेक्टर को वास्तव में, और कोर सेक्टर में भारत सरकार ने आने का निर्णय लिया। लेकिन बाद में आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कि आपने कोर सेक्टर में भी विदेशी पूंजी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। वास्तव में सरकार की काफी आलोचना इस पर हो रही है कि आखिर मुख्य क्षेत्र जैसे रेलवे है, आप इनको निजी हाथों में क्यों दे रहे हो, इसमें विदेशी पूंजी को क्यों ला रहे हो। एक ये आपका गंभीर मुद्दा बन जाएगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ओपन कोर डिस्कस करेंगे कि आखिर जो प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन मार्केट का किया जा रहा, क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्टअप करने की रणनीति है या इकोनॉमी से प्रॉफिट लेने की रणनीति, या इकोनॉमी को हमको गरीब क्षेत्रों को डेवलपमेंट का एक जरिया बनेगा, या केवल क्या होगा, कुछ निजी क्षेत्रों के हाथों पर ये पूंजी कंसंट्रेटेड हो जाएगी और वो लाभ में परिवर्तित कर देगा। तो ये विवाद का मुद्दा है जिस पर हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो आज हम लोग अब ये बात कर रहे हैं कि 1919 जो आपका 90 से 92 का ईरा था, 1990 से 92 का ईरा, इसमें हमारे पास वार्षिक योजनाएं, एनुअल आपके पास प्लान था, ठीक है। 8वीं योजना 2 वर्ष तक चालू नहीं हो सकती। जो 8th 5 ईयर प्लान था, ये 2 साल तक नहीं चालू हुई तो आपको एनुअल प्लान आपको लाने पड़ेंगे। तो ये 8th 5 ईयर प्लान नहीं चालू, 8th 5 ईयर प्लान प्रॉपर्ली न चालू होने के परिणाम स्वरूप 1990-91 में आपका एनुअल प्लान जारी किया गया और 1991-92 में आपका एनुअल प्लान चालू किया गया। 2 वार्षिकी योजनाओं के रूप में लिया गया, इसको भी हम लोग योजना अवकाश का नाम देते हैं, ठीक है। आपका प्लानिंग गैप ईयर कहलाता है। 8वीं योजना जो थी वो इसके जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, वो प्रणब मुखर्जी जी थे, ठीक है। तो 8वीं योजना 1992 से लेकर के 1900 आपका
जीवित थे और आपका 1997 में से लेकर के 2002 तक आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना चली, 9th 5 ईयर प्लान चला और आपके पास 2002 से लेकर के 2007 तक आपका क्या हुआ, 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, इसके केसी पंत थे, इसको हम लोग और कहते हैं डीपली डिस्कस करेंगे। केसी पंत इसके उपाध्यक्ष थे और आपका 2012 से लेकर के 2000 आपके पास 2007 से 2012 तक जो था वो आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना चली, 11वीं पंचवर्षीय योजना चली और 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी क्या हुआ, 11वीं के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना चली और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे पास योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और जिसके को क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग के नाम से नया आयोग चालू किया गया और ये नीति आयोग वास्तव में नए उद्देश्यों की जो वर्तमान भारत की परिस्थितियां परिवर्तित हो गई थी, अब हमको डेवलपमेंट का तरीका बदलना था। तो डेवलपमेंट के तरीका बदलने के कारण अब हमको वास्तव में अपने आयोग को एक नए सिरे से गठित करना था। सिरे से गठित करने का मतलब होता उनके उद्देश्यों में परिवर्तन आ गए थे। जब उद्देश्यों में परिवर्तन आ जाएंगे तो वर्किंग कल्चर भी परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग कमीशन को क्या हुआ, चेंज करके नीति आयोग के रूप में हम लोग लाए और हम लोगों ने एक नई स्ट्रेटजी डेवलपमेंट की अपनाई जो नीति आयोग के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार 12 5 ईयर प्लान भारत में लागू रहे। इन 12 5 ईयर प्लान को हम लोग ब्रीफली देखेंगे कि इनके उद्देश्य क्या रहे और वास्तव में इनका जो क्या सब कौन सा प्लानिंग मॉडल इनके अंतर्गत एक्सेप्ट किया गया, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारे जो बेसिक फैक्ट्स थे उन बेसिक फैक्ट्स को हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। इन सारे बेसिक फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपको ग्रुप के माध्यम से नोट्स मिल जाएगा। इन